फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम। आई एम अकरम फ्रॉम लाइफ साइंस एकेडमी भिलाई। तो पीएससी के जो आंसर्स दिए गए हैं उसमें अप्रोक्सीमेट 7 क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, या तो कुछ के मल्टीपल आंसर्स आएंगे और या तो फिर कुछ क्वेश्चन करेक्ट किए जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कुछ दे रहा हूँ रिसोर्स के साथ में। तो जिन लोगों को चाहिए मैंने कॉन्टेक्ट नंबर अपना दिया हुआ, डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। और किसी के पास अगर कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन है, अच्छा सोर्स और भी है तो आप मुझे भी दें ताकि मैं भी ऑब्जेक्शन लगा सकूं। अभी भी हमारे पास 3 दिन बाकी हैं तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके रिसोर्स क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो टोटल 7 क्वेश्चंस हैं जिसमें की कंडीशन डाउटफुल है, तो हम उसको देखते हैं। तो ये जो मैंने दिया हुआ है मेरा जो था सेट डी था और ये उसका बुकलेट नंबर है। तो आपका सेट जो भी होगा आप उससे मैच कर लेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3 था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल ऑफ न्यूसीलस इज कॉल्ड, और आंसर दिया गया है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंसर एपोस्पोरी और एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी दोनों ही आ सकता है। कैसे? In this question has been asked about the development of embryo from nucellus and answer is given adventative embryony. But nucellus involved in the formation of embryo in both cases एपोस्पोरी एंड एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। सो मल्टीपल आंसर सी एंड डी आर पॉसिबल। और इसका रेफरेंस है यूनिट नंबर 4 एम्ब्रियोलॉजी, चैप्टर नंबर 10 एपोमिक्सिस, पेज नंबर 105 106 में आप देख सकते हैं। बुक बाय जैन पांडे एंड सिंह रस्तोगी पब्लिकेशन। तो ये इसका आईएसबीएन नंबर और ईयर ऑफ पब्लिकेशन ये आपको जरूर अटैच करना है, इसके बिना वो रेफरेंस नहीं मानेंगे, है ना, पीएससी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जो भी पेज है मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ। देखिए ये एपोमिक्सिस चैप्टर का पेज नंबर 105 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोमैटिक एपोस्पोरी दिया हुआ, डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द सेल ऑफ द न्यूसीलस और इंटेगुमेंट इज कॉल्ड एज सोमैटिक एपोस्पोरी। अब इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, कुछ और भी चीज दी है। लास्ट के लिए हम लिखेंगे एज द डेवलपमेंट ऑफ एपोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस। यहाँ पर मियोसिस नहीं होता। It is diploid. The undifferentiated egg of such embryo sac give to rise development diploid embryo. तो एक साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एग बनेगा ऐसे एम्ब्रियो सेक से वो कैसा रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा। मींस एग का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है और साथ ही साथ न्यूसीलस भी इन्वॉल्व है। अब देखते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनिक केस में। यहाँ भी आप देख सकते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी भी साफ साफ दिखाया हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और ये लिखा हुआ है सेल्स ऑफ द न्यूसीलस और इंटेगुमेंट फॉर्मिंग एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। तो दोनों ही केस में देख रहे हैं आप कि न्यूसीलस का इन्वॉल्वमेंट है, इसी वजह से क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट आर फाउंड इन पचमढ़ी। पचमढ़ी में किस टाइप का वेजिटेशन या प्लांट्स पाए जाते हैं, और आंसर दिया गया है सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्स। तो इस क्वेश्चन में जो दिया गया है यहाँ पर सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्स पाए जाते हैं, लेकिन कंप्लीटली सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्स ही नहीं है, अदर प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं। तो दो मैं आप लोगों को रेफरेंस यहाँ पर दे रहा हूँ। पहला रेफरेंस है स्टडी ऑफ एंडेंजर्ड एंड रेयर प्लांट्स ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर, डॉक्टर पी पाटिल ने किया था, उसका पेज में शो करूंगा। और दूसरा एक गवर्नमेंट भोपाल की संस्था, जो गवर्नमेंट है एमपी की, वहां से एक संस्था के थ्रू सर्वे करवाया था और उसका एक रिपोर्ट मैं आपको शो करूंगा। तो ये आप देखें, पहला ये एंडेंजर्ड प्लांट ऑफ इंडिया डॉक्टर पी पाटिल ने जो किया था, इसमें डिस्कशन में साफ साफ लिखा हुआ देखिए, पचमढ़ी फॉरेस्ट located in the heart of Indian subcontinental can be classified to the 3 major types of moist deciduous, dry deciduous and central Indian subtropical hill forest। तो तीनों ही टाइप में आते हैं, तो जैसा इसका टाइप होगा वैसे ही इसका वेजिटेशन भी होगा। तो हम कंप्लीटली एक वेजिटेशन टाइप में क्लासिफाई नहीं कर सकते। दूसरा जो सोर्स है ये है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। देखिए, एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल। तो ये गवर्नमेंट का ही कराया हुआ सर्वे है। इसमें भी देख सकते हैं आप, पॉइंट नंबर 7 में देखेंगे फ्लोरल एट्रीब्यूट्स में यहाँ पर दिया हुआ है सेंट्रल इंडियन सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट, हाउएवर इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 7 टाइप्स बेस्ड ऑन द माइक्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल टाइप, टोपोग्राफिकल फीचर। तो जैसा जैसा फीचर है उसके अकॉर्डिंग आप उनको सब डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि ये अलग अलग कैटेगरी में देखने को मिलता है, मॉइस्ट डेसिडुअस भी है, ड्राई डेसिडुअस भी है, सब ट्रॉपिकल भी है। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, which of the following plant is used to extract starch। स्टार्च के लिए कौन सा प्लांट यूज किया जाता है, और आंसर जो है पोटैटो दिया गया है, जबकि आंसर में आप देखेंगे तो व्हीट। अब ये दो क्वेश्चन जो है दो तरीके से गलत है। पहली बात तो ये है कि पोटैटो पुराना सोर्स होता है,
स्टार्च कंटेंट आप देख लेंगे 20-25% निकलता है। मोस्ट ऑफ द कंटेंट इसमें वाटर निकलता है, जो आप बुक में पढ़ सकते हैं, नेट में देख सकते हैं। साथ ही साथ नए सोर्स की बात करेंगे तो कमर्शियली आज के डेट में यूज हो रहा है अभी व्हीट, राइस एंड मेज, और एक नया प्लांट कसावा नाम का है जिससे कमर्शियल स्टार्च ऑब्टेन किया जा रहा है। तो इस वजह से भी इसमें मल्टीपल आंसर आना चाहिए। साथ ही साथ पोटैटो जो आंसर लिया गया है ये बिलोंग करता है वेजिटेबल ग्रुप को, और हमारे सिलेबस में वेजिटेबल ग्रुप मेंशन नहीं किया गया था, तो ये ग्रुप आउट ऑफ द सिलेबस भी हो सकता है। इस वजह से 2 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन आते हैं इस क्वेश्चन में। तो रेफरेंस में यूनिट नंबर 2 इकोनॉमिक बॉटनी, चैप्टर नंबर 2 ऑफ सीरियल्स, पेज नंबर 12, एंड चैप्टर नंबर 5 वेजिटेबल्स, पेज नंबर 51, बुक बाय जैन पांडेन सिंह, रस्तोगी पब्लिकेशन। ये इसका ISBN नंबर और ये पब्लिकेशन ईयर ये आप देख सकते हैं। तो ये आपको शो करता हूँ, ये चैप्टर सीरियल का पेज नंबर 12 जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है व्हीट इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टार्च। साथ में अल्कोहल, माल्टेड व्हीट, ये सब भी अदर्स की यूजेस हैं। और ये देखिए ये वेजिटेबल ग्रुप में साफ शो कर रहा है, पोटैटोज आर यूज्ड फीड फॉर द livestock as raw material for the manufacturing of starch। तो starch के लिए भी यूज होता है, तो दोनों ही कंडीशन में मल्टीपल आंसर बनता है। Now proceeding to next question। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, which of the following is an essential element of the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन के लिए कौन सा essential element है, और आंसर कैल्शियम दिया गया है। तो क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन आता है क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी हमको फंक्शनल एक्सपेक्ट के बारे में बात नहीं की गई है। इफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन रिस्पेक्ट टू फंक्शनल एक्सपेक्ट like signaling, so it must be mentioned here, but no word or indication given here about functional aspect। functional aspect के बारे में कोई भी इंडिकेशन हमको नहीं दिया गया है, तो कोई भी थिंक नहीं कर सकता कि फंक्शनल एस्पेक्ट पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। और हम मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं या तो वो अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में मिलेंगे या फिर बीटा शीट्स के फॉर्म में मिलेंगे। इसमें बहुत ही कॉमन अमाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा, और अमाइड बॉन्ड में नाइट्रोजन देखने को मिलता है, इसलिए आंसर इसका नाइट्रोजन आना चाहिए। तो रेफरेंस में रेंजर की बुक है 6th एडिशन की, न्यू पब्लिकेशन WH फ्रीमन कंपनी की। तो ये इसका ISBN नंबर इंटरनेशनल एडिशन का भी और नॉर्थ अमेरिकन एडिशन का भी, दोनों ही मैंने मेंशन किया हुआ है। अब वो पेज भी आपको शो कर देता हूँ, ये है मेम्ब्रेन कंपोजिशन एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, पेज नंबर 387 में देख सकते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में साफ साफ यहाँ पर दिखा रहा है कि फॉस्फोलिपिड जो होता है कंपोनेंट में होता है। Lipid bilayer is the basic structure element of the membrane। Glycerophospholipid, sphingophospholipid, sterols are the virtually insoluble in water। तो ये जो कंपोनेंट होता है मेम्ब्रेन का जिससे मेम्ब्रेन बनी होती है, तो साफ साफ कहीं पर इसमें कैल्शियम के बारे में जिक्र नहीं है। जब नहीं है मेंशन तो कैल्शियम आंसर नहीं लिया जा सकता, तो ये भी ऑब्जेक्शन हमको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, स्टोमेटा आर फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स, और आंसर दिया गया है नॉट फाउंड इन द लीव्स, है ना। तो जब हम देखेंगे तो स्टोमेटा फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स ऑन फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके अपर सरफेस में पाया जाता है। कॉमन एग्जांपल जो निम्फिया है उसमें आप देख सकते हैं। इफ प्लांट टाइप सबमर्ज्ड देन इट डज नॉट कंटेन स्टोमेटा एट ऑल। स्टोमेटा अगर प्लांट सबमर्ज्ड है तो वहां पर होता भी है तो फंक्शनल नहीं हो पाता क्योंकि यूज नहीं है उसका। तो इस कंडीशन में क्लासीफाई कंडीशन नहीं कर सकते हैं। क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में कि इसने किस टाइप के प्लांट को रेफर करके बनाया हुआ है। अगर सबमर्ज दिया होता तो स्टोमेटा में लीव्स नहीं आता, बिल्कुल भी लीव्स में स्टोमेटा नहीं आता, और अगर कंडीशन फ्लोटिंग दिया होता तो अपर सरफेस में आएगा। तो इस वजह से क्वेश्चन डाउटफुल है। और रेफरेंस में देख सकते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट बाय PD शर्मा 12th एडिशन, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 67, ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2014-15, और ये इसका ISBN नंबर है। तो मैं पेज भी आपको शो कर देता हूँ, ये देखिए वाटर रिजाइन्स एंड इकोलॉजिकल एडेप्टेशन एक चैप्टर है जो आप देख सकते हैं पेज नंबर 67 में। स्टोमेटा आर कंप्लीटली एब्सेंट इन सबमर्ज्ड लीव्स, ये प्लांट के एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। इन फ्लोटिंग फॉर्म्स एज निम्फिया स्टोमेटा आर कन्फाइंड ओनली टू अपर सरफेस ऑफ द लीव्स, whereas emerged form they are generally found on the both surface। तो तीनों ही टाइप के प्लांट हैं और अलग अलग कंडीशन में स्टोमेटा के टाइप भी अलग होते हैं। तो क्वेश्चंस में क्लियरिटी नहीं है इसलिए डाउटफुल है, इसको आप लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, which of the following component is considered to be a nano। कौन सा पार्टिकल इसमें से नैनो है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम तो राइबोसोम, ER सभी का मैंने साइज अप्रोक्सीमेट लिया हुआ है। क्रोमैटिन इज अ बिग वन इन दिस मार्क, जितने भी आंसर दिए गए हैं इसमें क्रोमैटिन सबसे बड़ा है। ER का साइज देखें तो पूरे सेल में एक्सटेंडेड होता है, फैला हुआ रहता है, तो 30 to 50 नैनोमीटर का इसका साइज होता है एक एवरेज में। राइबोसोम की बात करें तो मिनिमम साइज जो 20 नैनोमीटर और मैक्सिमम 30 नैनोमीटर। और DNA की बात करें 3.4 नैनोमीटर लेंथ 1 हेलिक्स। एक हेलिक्स की लंबाई हम देखते हैं अगर
एंगस्ट्रॉम में 34 होता है, नैनोमीटर 10 गुना छोटा होता है तो 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा। अब डाउट कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में 1 हेलिक्स नहीं दिया है। डेफिनेटली अगर 1 हेलिक्स ऑफ डीएनए देता तो आंसर वो आता, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट डीएनए हमको मानना है या 1 हेलिक्स मानना है, इसमें क्लियरिटी नहीं है, इसलिए आंसर चेंज होना चाहिए। अब इसका प्रूफ क्या है, स्मॉलेस्ट डीएनए ये आप नेचर के आर्टिकल में देख सकते हैं, कार्सोनेला रोडाई, ये एक बैक्टीरिया है जिसके जो बेस पेयर है सबसे छोटा जीनोम इसका अभी तक पाया गया है, 1,59,662 बेस पेयर। अगर हम एक जो ही डीएनए की हेलिक्स होती है उसमें 10 बेस पेयर भी मानते हैं, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 15,966 इसके हेलिक्स आते हैं, और एक हेलिक्स की लेंथ कितनी है 3.4। हम टोटल अगर लेंथ निकालेंगे तो 54,285, 54,285 नैनोमीटर साइज, जो कि बहुत बड़ा साइज होता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आंसर हमारा राइबोस में ही आना चाहिए। ठीक है, रेफरेंस नेचर पब्लिकेशन 2006 ऑनलाइन पब्लिश्ड, ये इसका डीआई नंबर भी है, और ये इसका जो स्क्रीनशॉट पेज है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो आप इसी को सर्च करके डायरेक्टली लगा सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है ये इसके जीनोम के बारे में, सबसे स्मॉलेस्ट जीनोम। तो ये पेज आप जरूर उसमें अटैच करें। और इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जेनेटिक्स का, क्वेश्चन नंबर 95। इन टेस्ट क्रॉस F2 जनरेशन विल ऑलवेज शो रेशियो तो 1:1:1:1:1, 3:1, 2:1:1 और नॉट द अबव। तो पीएससी ने आंसर देखा है तो सही लिया है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में रेशियो 1:1 आता है। अब दोनों केस में देख लेते हैं मोनोहाइब्रिड। अगर हम मोनोहाइब्रिड प्लांट लें, कैपिटल ए प्लांट का क्रॉस करें स्मॉल ए के साथ में, तो F1 में हेटेरोजाइगस मिलेगा। अगेन इसका हम क्या करें, रिसेसिव के साथ में क्रॉस कराएं तो रेशियो क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो F2 में देखो 1:1 का रेशियो मिल रहा है। सेम अगर हम कंसीडर करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस कंडीशन में, तो डाइहाइब्रिड में देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी भी, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी साथ में क्रॉस कराते हैं। F1 मिलेगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और फिर से हम इसका रिसेसिव के साथ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी 1, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी 1, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी 1, और स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी 1। तो चारों ही कंडीशन में जो जीनोटाइप आ रहा है 1। अब कंफ्यूजन कहां पर है, बट हियर क्लियरली नॉट मेंशन अबाउट द जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो। इन्होंने पूछ तो दिया है, लेकिन जीनोटाइप के बारे में बताना है या फिनोटाइप के बारे में, ये नहीं पूछा है। दूसरी चीज, मोनोहाइब्रिड है या डाइहाइब्रिड है, ये भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इसकी वजह से आंसर 1:1 तो आता है, लेकिन साथ ही साथ नन ऑफ द अबव भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी मल्टीपल आंसर में जाना चाहिए। तो रेफरेंस में आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स बाय विलियम क्लार्क, इनकी बुक है 2018 की, तो ये मैंने रेफरेंस में दी हुई है। तो चैप्टर नंबर 3 मेंडेलियन जेनेटिक्स, और इसमें पेज नंबर 40 में आप नीचे देख सकते हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में दिया हुआ है कि होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराएंगे, इसे हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस। और देखिए कैपिटल डी स्मॉल डी का एग्जांपल लेके उन्होंने सॉल्व करके बताया है। ये देखिए, द ऑफस्प्रिंग विल बी कैपिटल डी स्मॉल डी एंड द अदर हाफ विल बी स्मॉल डी रेशियो 1:1 का आता है। तो ये मोनोहाइब्रिड का हो गया। इसी में हम अगर देखें तो टेस्ट क्रॉस विद 2 कैरेक्टर्स, तो 2 कैरेक्टर्स को लेके भी उन्होंने क्रॉस यहाँ पर करवाया, देख सकते हैं कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू क्रॉस जो है स्मॉल जी वाले के साथ में स्मॉल का कराया है। तो ये इसके रिजल्ट्स हैं, देखिए 1:4 सभी का 1:1 रेशियो यहाँ पर आता है। तो ये रेफरेंस है। तो किसी के पास अगर कोई अच्छा रेफरेंस और भी है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो मुझे भी आप भेजें, मैं कॉन्टेक्ट नंबर इस वीडियो में अपना दे रहा हूँ, और किसी को चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट करके मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है। तो थैंक्स टू ऑल, आप सभी क्वेश्चन अच्छे हों उसमें, और पीएससी को कहें ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। थैंक यू वेरी मच।